न्यूक्लियर फिज़िक्स के पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं ये फ्रॉम मई जून 2024। पहला क्वेश्चन है, द टेबल शोज़ 4 डिफरेंट न्यूक्लियाई। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 न्यूक्लियाई उसने दिए हुए हैं। स्टेट विच 2 न्यूक्लियाई हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इन न्यूक्लियाई के सिंबल के साथ जो स्मॉलर नंबर लिखा हुआ है, नीचे वाला नंबर, दिस स्मॉलर नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द प्रोटॉन नंबर। तो दीज आर दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसमें जो 2 न्यूक्लियाई जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो है यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम एलिमेंट्स के ही हो सकते हैं। तो दोनों यूरेनियम हैं, दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे। अगर प्रोटॉन नंबर चेंज हो जाता है तो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। तो यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, they both have the same number of protons. State which 2 nuclei have the same number of neutrons. अब number of neutrons के लिए हमें ये 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। जो लोअर नंबर है वो हमें पता है, दिस इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द लार्जर नंबर इज़ द न्यूक्लियन नंबर। ये जो लार्जर नंबर है 236, 235, 238, दिस इज़ द न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों इन नंबर्स के अंदर शामिल हैं, लार्जर नंबर के अंदर। दिस इज़ द न्यूक्लियन नंबर। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एडेड हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए तो हम इसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस लार्जर नंबर में से 238 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें स्मॉलर नंबर 92, तो वी विल बी लेफ्ट विद द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हमें चाहिए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम 238 और 92 को सब्ट्रैक्ट करें, वी गेट 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और 236 और 90 को सब्ट्रैक्ट करें तो दिस ऑल्सो गिव्स अस 146 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिन दो न्यूक्लियाई के हैं, दे आर थोरियम 236 and uranium 238. Next, state which 2 nuclei have the same number of nucleons. न्यूक्लियन नंबर यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ऐड होके सेम नंबर किस में आ रहा है। तो न्यूक्लियन नंबर किसका सेम है, 238 है इसका 235, 236, 236। तो ये दोनों हैं। प्रोटेक्टीनियम 236 एंड थोरियम 236, they have the same number of nucleons, यानी कि न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि इनके न्यूक्लियाई में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। थोरियम 236 has the same number of nucleons as protactinium 236. Next, a teacher uses a GM tube and a counter to measure the background radiation measure किया in a laboratory. The counter reads 20 counts per minute. So this is the background radiation. 20 counts per minute is background radiation. A radioactive source is then placed in front of the tube and the counter reads 420 counts per minute. तो ये count rate है with the source, with radioactive source. State what is meant by background radiation. Background radiation क्या होती है, वो रेडिएशन जो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है विदाउट एनी रेडियोएक्टिव सोर्स प्लेस्ड। तो बैकग्राउंड रेडिएशन इज़ द रेडिएशन, radioactive radiation that is naturally present in the environment, naturally present without any radioactive source placed near the counter. तो जो GM ट्यूब का काउंटर है जो रेडियो एक्टिविटी काउंट करेगा, उसके पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं रखी हुई, तो एनवायरनमेंट में जो नेचुरली रेडियो एक्टिव रेडिएशन प्रेजेंट है, दैट इज़ द बैकग्राउंड रेडिएशन. द मेजर्ड काउंट रेट ऑफ 420 काउंट्स पर मिनट कैन बी करेक्टेड फॉर बैकग्राउंड रेडिएशन. तो इसमें से बैकग्राउंड रेडिएशन जो नेचुरली प्रेजेंट है वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तो करेक्टेड काउंट रेट आ जाएगा. सो वी हैव 420 काउंट्स पर मिनट, और इसमें से बैकग्राउंड रेडिएशन इज़ 20 काउंट्स पर मिनट विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड 420 minus 20, that is
400 counts per minute is the corrected count rate. The radioactive source has a half-life of 45 minutes. 45 minutes की half-life है और half-life is 45 minutes. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि after 45 minutes the count rate will reduce to half. The count rate will reduce to half. तो इनिशियली काउंट रेट इसका था, जो हमने करेक्टेड काउंट रेट कैलकुलेट किया था, दैट वाज 400 काउंट्स पर मिनट वाज द इनिशियल काउंट रेट. तो इनिशियल काउंट रेट इज़ 400 काउंट्स पर मिनट. हाफ लाइफ गुजरने के बाद, यानी कि 45 मिनट्स गुजरने के बाद, आफ्टर 45 मिनट्स काउंट रेट विल रिड्यूस टू हाफ, यानी कि 200 हो चुका होगा काउंट रेट 400 से रिड्यूस होके. डिटर्मिन द रीडिंग ऑन द काउंटर 90 मिनट्स लेटर. तो 45 मिनट्स के बाद वो हाफ हो चुका होगा, 90 मिनट्स के बाद दोबारा हाफ होगा एक दफ़ा. आफ्टर अनदर हाफ लाइफ ऑफ 45 मिनट्स काउंट रेट दोबारा आधा हो जाएगा, तो 200 विल रिड्यूस टू 100 आफ्टर 45 मिनट्स. तो टोटल टाइम जब 90 मिनट्स गुजर चुका है, दैट इज़ 45 + 45, 90 मिनट्स गुजरने के बाद काउंट रेट 400 से रिड्यूस होके 100 हो जाएगा. तो द आंसर इज़ 100 काउंट्स पर मिनट. Suggest why your answer to 3 is only an estimate. Estimate क्यों है? Because radioactivity is a random process and fluctuates over time. Fluctuates over time. तो इसमें fluctuations आती रहती हैं, इसलिए 100 is only an estimate. प्लस माइनस some counts per minute इस वैल्यू के अंदर हो सकता है. Next, figure 7.1 shows different uses of 3 different types of radiation. Radiation के uses हैं और हमने मैच करना है रेडिएशन को uses से. अल्फा पार्टिकल की एक यूज़ उसने दी हुई है यहाँ पे, हाउस होल्ड फायर अलार्म या स्मोक अलार्म, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स यूज़ होते हैं. इसके अलावा यूजेस हैं इरेडिएटिंग फूड टू किल बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज़ स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट. कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट या सर्जरी का इक्विपमेंट, इस तरह की सारी एप्लीकेशंस जिसमें हमने जर्म्स को किल करना हो, रफली स्पीकिंग, उसमें गैमा रेडिएशन यूज़ होती है. तो गैमा रेडिएशन की ये दोनों यूजेस होंगी, इरेडिएटिंग फूड टू किल बैक्टीरिया एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट. Then there is measuring paper thickness. इसमें अल्फा पार्टिकल्स नहीं यूज़ हो सकते because they will not pass through the paper. Will not pass through paper. पेपर इनको रोक लेगा. गैमा रेडिएशन भी नहीं यूज़ हो सकती. All of the radiation will pass through the paper. All of gamma radiation will pass through. तो measuring paper thickness के लिए सिर्फ बीटा पार्टिकल्स यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर थिकनेस ज़्यादा होगी तो लेस अमाउंट ऑफ बीटा पार्टिकल्स विल पास थ्रू, और अगर पेपर थिकनेस कम होगी तो मोर अमाउंट ऑफ बीटा पार्टिकल्स विल पास थ्रू. तो बीटा पार्टिकल्स यूज़ हो सकते हैं टू मेजर पेपर थिकनेस. अगला क्वेश्चन पेपर 2.2 से है और इसमें वो अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहा है. दे आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. The emission is both random and spontaneous. Radioactive radiation random भी होती है, spontaneous भी होती है. Describe what is meant by spontaneous emission. तो spontaneous emission का मतलब क्या होता है? That it is not affected by external factors. Not affected by external factors like temperature or pressure or humidity, etc. एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती रेडियो एक्टिव रेडिएशन. दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन. इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको ये वाला लोअर नंबर 2 लिखते हैं. दैट इज़ द प्रोटॉन नंबर इज़ 2 इन अल्फा पार्टिकल्स, और 2 ही न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं, तो 2 + 2 वुड बी 4. 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. दिस इज़ द अल्फा पार्टिकल. 2 protons and 2 neutrons. Alpha particles are detected using tracks shown in a cloud chamber or sparks produced in a spark counter. Describe the structure of either a cloud chamber or a spark counter. Cloud chamber का
स्ट्रक्चर हम इधर डिस्क्राइब करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लाउड चेम्बर। इसमें सबसे पहले तो वॉल्स ऑफ द क्लाउड चेम्बर होंगी, क्लाउड चेम्बर की वॉल्स। So these are the walls of the chamber, wall of the chamber. Then we have a transparent plastic lid. ये इसकी transparent lid है। तो transparent lid viewing के लिए यूज़ होगी, ऊपर से observe करने के लिए। अगर यहाँ पे eye of the observer हो तो it will observe what is happening inside the cloud chamber. फिर इस तरफ एक light source रखेंगे and light source will illuminate the inside of the chamber. लाइट सोर्स से लाइट आ रही है फ्रॉम इनटू द चेम्बर। देन वी हैव फेल्ट रिंग्स सोक्ड इन एल्कोहल। फेल्ट ऑलमोस्ट ये कॉटन लाइक मटेरियल होता है, स्पॉन्जी मटेरियल, नॉट एग्जैक्टली कॉटन, बट फेल्ट रिंग्स विच आर सोक्ड इन एल्कोहल। सोक्ड इन एल्कोहल ये दोनों एंड्स पे होते हैं, यहाँ पे भी एल्कोहल वेप, सोक्ड इन एल्कोहल, और यहाँ से एल्कोहल वेपर चेम्बर के अंदर जाएगा। एल्कोहल विल एवेपोरेट एंड स्प्रेड इनटू द चेम्बर। निचली तरफ एट द बॉटम, एट द बेस ऑफ द चेम्बर वुड बी ड्राई आइस फॉर कूलिंग द वेपर। यहाँ पे ड्राई आइस है, दैट इज़ एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म। ड्राई आइस है टू कूल द वेपर। और फिर यहाँ पे एक अल्फ़ा पार्टिकल की सोर्स होगी, दैट विल एमिट अल्फ़ा पार्टिकल्स। दिस इज़ अल्फ़ा सोर्स। यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होके जाएंगे इनटू द चैम्बर एंड दे विल फॉर्म ट्रैक्स इन द चैम्बर। ट्रैक्स, एंड दीज ट्रैक्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। ट्रैक्स ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स। Next, describe how the emission of alpha particles is shown as random in the apparatus you have described. तो जो tracks observe हो रहे होंगे इस apparatus में of alpha particles, tracks of alpha particles, उनके दरमियान जो time difference है वो fluctuate करेगा because it is random over time. कोई constant number of particles नहीं है जो per unit time emit हो रहे हैं, तो the time difference between formation of tracks, time difference between formation of tracks varies. It is not constant. तो इसका मतलब ये random process है। Next, a radioactive source produces 120 tracks in 1 minute. ये count rate है उसका, count rate, initial count rate, यानी initial activity उस sample की क्या है, 120 tracks per minute, यानी कि 120 alpha particles are emitted in 1 minute. 6 hours later, the same source produces 15 tracks in 1 minute. Okay, तो पहले initial activity was 120 tracks per minute and it is reduced to 15 tracks per minute. Without the source present, वो कह रहा है without the source present no cracks are produced. इसका मतलब no background radiation. नो बैकग्राउंड रेडिएशन का मतलब है हमने इनमें से कोई रेडिएशन सब्ट्रैक्ट नहीं करनी। दिस इज़ द करेक्टेड काउंट रेट। कह रहे कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द सोर्स। हाफ लाइफ क्या होगी? अब हाफ लाइफ इज़ द टाइम फॉर द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू हाफ। इनिशियली हमारे पास 120 ट्रैक्स पर मिनट थे, 120। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, यानी कि एक हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद, हाफ लाइफ को T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टाइम, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम जिसके बाद ये एक्टिविटी, ये काउंट्स पर मिनट 120 जो है ये हाफ हो जाएंगे, दैट वुड बी द हाफ लाइफ। तो आफ्टर हाफ लाइफ passes 120 काउंट्स पर मिनट विल रिड्यूस टू 60 काउंट्स पर मिनट। एक और हाफ लाइफ अगर गुजर जाती है T1/2, एक और हाफ लाइफ, तो 60 काउंट्स पर मिनट वुड रिड्यूस टू 30 काउंट्स पर मिनट। एक और हाफ लाइफ गुजरने के बाद, T1/2 गुजरने के बाद 30 काउंट्स पर मिनट वुड रिड्यूस टू 15 काउंट्स पर मिनट। और यही क्वेश्चन में है कि 120 काउंट्स पर मिनट से रिड्यूस होके एक्टिविटी चली गई है 15 ट्रैक्स पर मिनट, काउंट्स पर मिनट और ट्रैक्स पर मिनट। तो दैट मीन्स 120 से 15 ट्रैक्स पर मिनट तक पहुंचने में 3 हाफ लाइफ्स लगती हैं, 1, 2 एंड 3। तो 3 हाफ लाइफ्स लगी हैं उसको टू रीच 15 काउंट्स पर मिनट। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 आवर्स लेटर, यानी कि 3 हाफ लाइफ्स जो गुजरी हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ टाइम ऑफ
6 आवर्स, तो 3 हाफ लाइफ्स इज़ इक्वल टू 6 आवर्स। तो 1 हाफ लाइफ क्या होगी? दैट वुड बी 6 डिवाइडेड बाय 3 आवर्स, एंड दैट इज़ 2 आवर्स, a single half-life.